वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 14 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, वह औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक है कहलाता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक यानी जो कमर्शियल बैंक है, जितनी भी एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, क्या बोलेंगे उसको? वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर, रेपो रेट या रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इसको बोलते हैं सीआरआर। कैश रिजर्व रेशियो इंग्लिश में और नगद आरक्षित अनुपात हिंदी में। बी है इसका आंसर। देखिए, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो एक अनिवार्य नियम है जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। इस राशि को नगद आरक्षित राशि कहा जाता है। आसान भाषा में डेफिनेशन, प्रत्येक बैंक अपनी पूंजी का कुछ प्रतिशत हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1994 की धारा 42(1) के तहत सीआरआर को परिभाषित किया गया है। सीआरआर राशि पर आरबीआई किसी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं करती है। इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती सीआरआर की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। खुले बाजार का परिचालन से आशय है बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, ट्रेजरी बिलों का क्रय और विक्रय, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए उपाय, या खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। खुले बाजार का परिचालन से आशय है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। खुले बाजार का परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक का एक नीतिगत ढांचा है जो किसी अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को प्रभावित करता है, तो ये करेक्ट हो गया। इसका आशय बाजार में धन की आपूर्ति के विस्तार हेतु खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से है। ठीक है, खुले बाजार का मतलब बैंक और वित्तीय संस्थान। अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार खुले बाजार के परिचालन का संचालन किया जाता है। इसका प्रभाव जो है वो दीर्घकालिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में सही है? यह नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करती है। इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति आरबीआई गवर्नर द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति समिति इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यह नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करती है। ठीक है, इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति आरबीआई गवर्नर द्वारा नहीं की जाती, सरकार के द्वारा भी की जाती है। गलत है दूसरा वाला कथन, सही अपने को बताना है, केवल पहला वाला यहाँ पर सही है। मौद्रिक नीति समिति भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है जिसके अध्यक्ष इसके गवर्नर होते हैं। इस समिति का जो काम है वो मुद्रास्फीति को एक निर्दिष्ट सीमा स्तर के भीतर बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत मानक ब्याज दरें तय करना है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने? 6 सदस्य। 3 सदस्य आरबीआई से ही होते हैं, शेष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। आरबीआई से नियुक्त सदस्य जो हैं वो कौन कौन है इसमें? एक तो गवर्नर होता है अध्यक्ष के रूप में, उप गवर्नर में से एक मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के रूप में होता है, और कार्यकारी निदेशक होता है सदस्य के रूप में। तो 3 तो ये हो गए जो आरबीआई से लिए जाते हैं, बाकी सरकार नियुक्त करती है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेबी के संदर्भ में सही है? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसे वर्ष 1992 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
इसका मुख्यालय है मुंबई में। बिल्कुल करेक्ट है, पहला और दूसरा भी दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। सेबी हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिभूति और वित्त का विनियामक बोर्ड है सेबी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को इसको प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में, और नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उत्तरी कार्यालय इसका नई दिल्ली में, पूर्वी कार्यालय कोलकाता में, चेन्नई में इसका दक्षिणी कार्यालय और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय है इसका चेन्नई में। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। रुपए मूल्य वाले बंध पत्र या बॉन्ड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं वो? रुपए मूल्य वाले बॉन्ड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं मसाला बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, मसाला बॉन्ड रुपए मूल्य वाले बॉन्ड हैं जिन्हें भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी कर सकती हैं। रुपए मूल्य वाले बॉन्ड से आशय है कि उधार स्वरूप लिया गया पैसा भारतीय रुपए में होगा, न कि विदेशी मुद्रा में। मसाला बॉन्ड प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय मुद्रा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में निवेशकों को सीधे मुद्रा जोखिम अथवा विनिमय दर का जोखिम होता है। यदि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो इस स्थिति में होने वाला नुकसान विदेशी निवेशक का होगा, न कि जारीकर्ता का। विदेशी निवेशकों द्वारा मसाला बॉन्ड में निवेश किए जाने से रुपए के मूल्य में वृद्धि की काफ़ी संभावना बनेगी। इन मसाला बॉन्डों के जारीकर्ता को मुद्रा में उतार चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षित किया जाता है, जो आमतौर पर विदेशी मुद्रा में उधार लेने से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। केवल एक दिन के लिए निधि प्रदान करने वाले बाजार को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट या कॉल मनी मार्केट। केवल एक दिन के लिए निधि प्रदान करने वाला बाजार कहलाता है कॉल मनी मार्केट। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, मुद्रा बाजार सरकार को वित्त के यानी धन के गैर मुद्रास्फीतिकारी स्रोत प्रदान करता है। मुद्रा बाजार को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है: कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाला बाजार है। नोटिस मनी मार्केट 2 दिन से 14 दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाला बाजार है। और टर्म मनी मार्केट 15 दिन से 1 वर्ष के लिए निधि प्राप्त करने वाला बाजार है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बाजार का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख होता है, क्या कहलाता है? शेयर बाजार में गिरावट का रुख कहलाता है बेयर मार्केट। ठीक है, बियरिश मार्केट। और ऊपर भागता है तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। बेयर मार्केट वह समय अवधि जब शेयर बाजार में गिरावट अथवा शेयरों की कीमतों में गिरावट का रुख होता है, बेयर मार्केट कहलाता है। ये करेक्ट हो गया। बुल मार्केट जब पूरे शेयर बाजार में स्टॉक की कीमतों में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है, या यूं कहें कि शेयर बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। ब्लू चिप स्टॉक क्या है? ये अच्छे वित्त निष्पादन वाली बहुत बड़ी और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कंपनियों के शेयर हैं। ब्लू चिप शेयरों की कीमत आमतौर पर बहुत अधिक होती है क्योंकि उनकी अच्छी साख होती है और वे अक्सर अपने संबंधित उद्योगों में बाजार में अग्रणी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उद्यम पूंजी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? क्या है उद्यम पूंजी? नई कंपनी शुरू करने के लिए कम जोखिम वाली पूंजी है उद्यम पूंजी।
या स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान की गई पूंजी है, या सहायक कंपनियों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक धन जुटाने के लिए प्रतिभूतियां हैं। क्या है उद्यम पूंजी? इनमें से तो एक है पक्का, इसलिए डी को हटा दीजिए। उद्यम पूंजी है स्टार्टअप स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान की गई पूंजी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। उद्यम पूंजी से तात्पर्य निवेशकों द्वारा दीर्घकालिक विकास की संभावना वाले स्टार्टअप कंपनियों और लघु व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली पूंजी से है, तो ये करेक्ट हो गया। पूंजी बाजार तक पहुंच की कमी वाले स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी धन का एक आवश्यक स्रोत है। हालांकि इसमें निवेशकों के लिए जोखिम अधिक होता है, किंतु औसत से अधिक रिटर्न की संभावना इसे एक आकर्षक निवेश बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गिनी गुणांक मापता है मुद्रास्फीति को, बेरोजगारी दर को, आय असमानता को, या बाजार मूल्य पर जीडीपी को। गिनी गुणांक किसको मापता है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को, बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, या आय असमानता को। गिनी गुणांक जो है वो मापता है आय असमानता को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए गिनी गुणांक जो है वो लॉरेंज वक्र से उद्धृत है, और इसका उपयोग किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। गिनी गुणांक आय असमानता के स्तर को मापता है, तो विकल्प सी सही हो गया। यह 0 से 1 के बीच होता है। 0 यानी पूर्ण समानता, 1 यानी पूर्ण असमानता। शून्य गिनी गुणांक सभी के बीच आय असमानता को दर्शाता है, जबकि एक गुणांक एक एकल व्यक्ति के पास संपूर्ण आय के सांद्रण को दर्शाता है। 10वां प्रश्न है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है कहाँ पर? चक्रीय बेरोजगारी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी में, संरचनात्मक बेरोजगारी में, या घर्षण बेरोजगारी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रम की या श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या? यह एक ऐसी परिघटना है जहां वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लगे होते हैं। भारत में कृषि यानी एग्रीकल्चर और असंगठित क्षेत्र इसके सबसे उपयुक्त उदाहरण हैं। सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य उस अतिरिक्त निर्गत से है जो श्रम की एक इकाई को जोड़ने से प्राप्त होती है। चूँकि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक संख्या में श्रमिक पहले से ही काम में लगे हुए हैं, ऐसे में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। ठीक है, जो काम 4 लोग कर सकते हैं उसमें 10-12 लोगों का लगा रहना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए तेंदुलकर समिति है 2009 की, रंगराजन समिति है 2012 की, अलग समिति सबसे पहली है 1979 की, और लकड़ावाला समिति है 1993 1993। तो सबसे पहले तो अलग समिति ही आ जाएगी 1979। उसके बाद आ जाएगी लकड़ावाला, रंगराजन सबसे लास्ट में होगी, तो बी को हटा दीजिए, ए है इसका आंसर। यह समिति इंग्लिश में कमेटी, यह वर्ष। अलग समिति 1979 और लकड़ावाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009 की है, रंगराजन समिति 2012 की, और इसी क्रम में है ये, तो 1 2 3 4 ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक निश्चित अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है क्या? भारत में जीडीपी की गणना देश, राज्य और जिला स्तर पर की जाती है क्या? पहला वाला तो सही है,
दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी यह एक निश्चित अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। भारत में जीडीपी की गणना देश स्तर, उसके बाद राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर की जाती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। वास्तविक जीडीपी को भी देख लीजिए। यह आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान वर्ष के उत्पादन को संदर्भित करता है। वास्तविक जीडीपी को किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सही संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को जीडीपी में वृद्धि का कारण मानता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जन योजना यानी पीपल प्लान को तैयार किया गया था। जन योजना या पीपल्स प्लान को तैयार किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। जॉन मैथाई को हटा दीजिए, जयप्रकाश नारायण को हटा दीजिए और श्रीमन नारायण अग्रवाल को हटा दीजिए। जन योजना या पीपल्स प्लान, यह योजना एम.एन. रॉय द्वारा तैयार की गई थी। यह कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं में बॉम्बे योजना से भिन्न थी। वर्ष 1945 में एम.एन. रॉय जो थे वो भारतीय ट्रेड यूनियन की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन हैं यहाँ पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। इसका अंतिम मसौदा डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा कथन है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। दूसरा वाला तो सही है। क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था? बिल्कुल, पहला वाला भी सही है। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, तो सी है इसका आंसर। पांचवी पंचवर्षीय योजना, अब तो 5 ईयर प्लान खत्म हो गए हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बेलगाम मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में डीपी धर द्वारा तैयार और विमोचित किया गया था। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। और इसने दो मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य या लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का पूछ ले तो तीव्रतर, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी, सब याद रखिएगा ये। और इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर जो थी वो 9% और वास्तविक विकास दर 8% थी इसकी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछ ले तो तीव्रतर, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, तीव्र से तीव्रतर हो गया है, दीर्घकालिक ऐड हो गया है और अधिक समावेशी विकास वैसा का वैसे ही है। तो 15 प्रश्न थे, इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं हटा दी।
इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है? बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को।